हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए ख़ास होगा, महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10-15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अब पहला क्वेश्चन है दोस्त, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए में दिया है अग्नाशय से, बी में दिया है यकृत से, सी में दिया है छोटी आंत से, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जो पीत रस होता है वो यकृत से स्रावित होता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भी लक्षण वांछित नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है आँख का रंग, बी में चमड़ी का रंग, सी में शरीर का आकार, डी में बाल की प्रकृति। तो जो वांछित नहीं है वो होता है आँख का रंग। क्या होता है? आँख का रंग। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, ए में 7 दिया है, बी में 8 दिया है, सी में 9 दिया है, डी में 18 दिया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो समूह होता है, समूह को वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग जो होता है वो 18 होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। याद करना जरूरी है अणुसूत्र ग्लूकोज का, चीनी का। ग्लूकोज का C6H12O6। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है इसमें? देखिए 6 है। कितना है? 6। तो 6 हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। पहला ऑप्शन दिया है 6, दूसरा 7 और तीसरा दिया 8, चौथा में दिया 9। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी सही होगा। 7 से कम जो होता है उसको अम्लीय बोलते हैं, 7 से अधिक जिसका मान होता है उसे क्षारीय बोलते हैं, और जिसका 7 होगा ना उसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, उदासीन। उदासीन जो होता है ना उसका पीएच मान 7 होता है, उसको न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? सबसे ज़्यादा मतलब किसका होता है तरंगदैर्घ्य, किस रंग का होता है? पहला ऑप्शन में दिया लाल, बी में दिया नीला, सी में दिया है पीला और डी में दिया है बैगनी। तो देखिए दोस्तों, जो होगा तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का होगा, ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछा जाए तो आपसे तो बोलिएगा बैगनी होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? बैगनी का। अगर पूछ दे कि सबसे अधिक विचलन तो बैगनी का। अधिक विचलन पूछे तो बैगनी होगा, ठीक है। सबसे कम विचलन तो लाल, सबसे कम विचलन लाल, सबसे अधिक विचलन बैगनी। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? तो बैगनी का। एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या दे दिया है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया है 40। बहुत ही सिंपल सवाल है, फोकस दूरी पूछा है। तो फोकस दूरी याद कर लीजिए दोस्त, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा। वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी 20 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या 30 रहेगा तो फोकस दूरी 15 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या 50 रहेगा तो फोकस दूरी 25 हो जाएगा। आधा हो जाता है, फोकस वक्रता का आधा हो जाता है। 40 दिया है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन होता है। देखिए जो रैखिक आवर्धन होता है ना, तो आवर्धन का एक डिफिनीशन होता है, प्रतिबिंब की दूरी बाटा वस्तु की दूरी को हम कहते हैं रैखिक आवर्धन। बाटा को अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब पहले आता है, उसके बाद आता है वस्तु। तो देखिए भी से प्रतिबिंब की दूरी, यू से वस्तु की दूरी, तो एक हो गया डिफिनीशन। एक और होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर वस्तु का ऊंचाई, माने H1 प्रतिबिंब ले लेते हैं और H को हम वस्तु ले लेते हैं।
तो यानी कि ए बी दोनों सही हो रहा है, तो दोनों सही हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यानी कि जब वृद्धावस्था आता है, बुढ़ापा, तो उसमें समंजन क्षमता घट जाती है। उस दोष को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में अबिंदुकता, बी में दीर्घ दृष्टि दोष, सी में लघु दृष्टि दोष, डी में जारा दृष्टि दोष दिया है। तो वृद्धावस्था में समंजन क्षमता घट जाता है या दोष जारा दृष्टि दोष कहलाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली, दोष नहीं लिखा है, दूरदृष्टि वाली जो आंख होती है, दूरदृष्टि दोष वाली, वह साफ साफ देख सकती है। देखिए, दूरदृष्टि दोष का मतलब उल्टा काम होगा, जिस दोष से परेशान उसी को देखेगा। दूरदृष्टि दोष दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देखेगा। अगर निकट दृष्टि दोष पूछता है तो निकट की वस्तु को देख लेगा, दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। दूरदृष्टि की जो होता है ना दूरी, फोकस दूरी होता है, अनंत होता है। ये भी पूछता है दूरदृष्टि और न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इसमें जो क्वेश्चन है वो बताते हैं हम। दूरदृष्टि दोष ऑप्शन ए में दिया है, दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधकता का मात्रक। ऑप्शन ए में ओम मीटर, बी में ओम मीटर स्क्वायर, सी में ओम बटा मीटर और डी में दिया है कोई नहीं। तो देखिए, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। विद्युत चुम्बक बनाते हैं ना, तो किसका यूज करते, किस पदार्थ का यूज करते हैं? ऑप्शन ए में दिया नरम लोहा, बी में इस्पात, सी में निकेल, डी में कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घर में जो दुर्घटना होती है किसके कारण होती है? तो ऑप्शन ए में दिया ना फ्यूज तार, बी में शॉर्ट सर्किट और डी में उच्च धारा प्रवाह, सी में उच्च धारा प्रवाह, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। शॉर्ट सर्किट से घरों में क्या होता है? दुर्घटना होता है। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में यानी तार में आग पकड़ लेती है। ठीक है। तो जो दुर्घटना होगा किसके चलते होगा? शॉर्ट सर्किट के चलते। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग करेंगे हम? पहला ऑप्शन ग्रीन हाउस, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा तापीय, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए, सौर कुकर में हम ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग करते हैं। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग करते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा क्रोमियम, तीसरा यूरेनियम, चौथा दिया एल्युमिनियम। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है यूरेनियम धातु आवश्यक है। सबसे भारी धातु, महंगा धातु यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। देखिए क्या दिया है डाटा यहाँ पे। 12 वोल्ट विभवांतर, वोल्ट में दिया है विभवांतर का मान, वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट है। कूलम यानी हमारा कूलम दिया है, जो चार्ज है 2 कूलम दे दिया है, आवेश का मात्रक 2 कूलम। तो किया गया कार्य बताइए, इसको ले जाने में किया गया कार्य। डब्ल्यू पूछा है, क्या पूछ दिया है? डब्ल्यू बराबर वाट। आपको पता होना चाहिए, यू नो डेट। हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू। भी का मान यहाँ रखेंगे 12 बराबर डब्ल्यू बाटा क्यू का मान 2 कूलम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम तिरछा गुणा, जिसको तिर्यक गुणा बोलते हैं, करेंगे ऐसे। तो 12 दूना 24, बच गया डब्ल्यू। डब्ल्यू में 1 से गुणा सिर्फ डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वर्क। तो 12 दूना 24, तो डब्ल्यू का मान 24 आ गया। तो देखिए वर्क है तो उसका मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त। 2mg + O2 बराबर 2mgO, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन वियोजन, दूसरा उपचयन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा संयोजन अभिक्रिया।
तो संयोजन अभिक्रिया होगा। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके किसी एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, उसको संयोजन बोलेंगे। जब एक पदार्थ टूट कर, मिल के नहीं, टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बना देगा, उसको अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। रासायनिक समीकरण FeS2O FeO4 प्लस H2O को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या, जल में अणुओं की संख्या पूछा है, किसमें? जल में। तो देखिए, आप संतुलित का नाम सुने हैं, संतुलित करना पड़ेगा इसे। दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या बराबर आ जाए ना, तो हम कहेंगे कि समीकरण संतुलित है। Fe3O4 प्लस में दिया है, इधर लिख देते हैं प्लस H2, स्पेस नहीं था। देखिए काउंट करते, Fe LHS साइड में 1 है, इधर 3 है, तो इधर भी 3 लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए। 3 3 हो गया, Fe आयरन का। अब हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, अभी तक सही है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, इधर 4 है, तो यहाँ 4 जैसे ही लगाएंगे ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन का काम खत्म। लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हाइड्रोजन को 8 कर बैठे हैं, 4 दूना 8, तो इधर भी 4 लगा दीजिए, 4 दूना 8, सब बराबर चारों तरफ गिन लीजिए। Fe3 हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, देखो तो सब बराबर आ गया। यानी कि जल में जो अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन, बेकिंग सोडा। तो जो अम्लीय होगा वो खट्टा होगा स्वाद में, तो ऑप्शन ए होगा नारंगी का रस। क्षारीय जो होता है कड़वा होता है स्वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वहीं क्षार पूछता है, तो क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH-, ठीक है, OH ऋणात्मक आयन देता है, धनात्मक आयन देता है। H+ को बोलते हैं धनात्मक, H- को बोलते हैं ऋणात्मक। तो अम्ल पूछा है तो H+, वहीं क्षार पूछे तो OH+ होता है। तो अम्ल पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तथा स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। डेफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कौन सा धातु है जिसका दहन मतलब जलाने पर चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? KCaMgAl। तो मैग्नीशियम जो होता है उसको जलाएंगे ना हम, तो श्वेत चमकदार और ज्वाला के साथ जलता है, श्वेत ज्वाला के साथ और चमकदार, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दहन मतलब जलाना, उसको दहन करेंगे, जलाएंगे। तो कौन सा धातु जल से अभिक्रिया करता है? ऑप्शन ए में AU, बी में Pb, सी में Ag, डी में K। यहाँ पे सोना करेगा नहीं, ओलंपिक करेगा नहीं, Ag सिल्वर करेगा नहीं, तो यानी ऑप्शन डी सही होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को, कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहेंगे? जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, सिंपल है, उसको हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ऑप्शन देखिए, एमीन है, कीटोन है, हाइड्रोजन कार्बन है, कोई नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हाइड्रोजन कार्बन। हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, इसका दूसरा नाम क्या बोले थे अभी? हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में हाइड्रोकार्बन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, ऑक्जेलिक अम्लों का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? मतलब ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दे संतरा, बी में टमाटर, सी में सिरका और डी में इमली। तो ऑक्जेलिक अपमार्जक से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अपमार्जक से बनाया जाता है। तो सबसे पहले बता दें आपको, अपमार्जक एक डिटर्जेंट है जो किसी भी चीज़ को साफ करने में काम करता है, ठीक है। तो अपमार्जक यहाँ पे डिटर्जेंट के रूप में कार्य करेगा, सफाई के रूप में कार्य करेगा। तो ऑप्शन ए में शैम्पू, बी में इजी सर्फ, सी में सर्फ एक्सल। तो ये तीनों जो है ना साफ़ी करने में काम करता है, डिटर्जेंट ही है, तो यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? दूसरा आवर्त में कितने तत्व हैं? ठीक है, आवर्त 7 आवर्त होता है ना, वैसे दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8 तत्व होते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है मुद्रा, नहीं यहाँ पे मिद्रा होना चाहिए, मुद्रा लिख दिया है। मृदा धातु होना चाहिए, बी में हैलोजन, सी में क्षारीय धातु, डी में कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मृदा धातु, मुर्दा नहीं, क्षारीय मृदा धातु। वर्ग 2 के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। ऑप्शन ए में रक्त के द्वारा, पानी द्वारा, ए और बी दोनों, डी में दिया है लैक्टिमल द्वारा। तो फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल का जो अवशोषण होता है ना, लैक्टिमल द्वारा होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, लैक्टिमल द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया उपचयन, बी में दिया संयोजन, सी में दिया है अपचयन, डी में दिया है विस्थापन। तो भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया, इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी पूछ सकता है ऑप्शन बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसका कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है जो हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति जो है उसको कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए में सेरिब्रम, बी में मेडुला, सी में सेरिबेलम और डी में डायनसेफालन। तो हमारा सही आंसर मेडुला होगा। जो मेडुला होता है ना, वो श्वसन की गति और हृदय स्पंदन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ, हाइड्रा एक जीव है जो जल में रहता है, शुद्ध जल में, साफ जल में, और जो बना होता है इसका शरीर का जो स्पेसीज है वो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। 1000 से लगभग 1000 से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर इसको काट भी दिया जाता है ना, तो ये इनकी जो कोशिका होती है विकसित होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए में दिया हुआ जीवित नहीं रहेगा, टुकड़े जुड़कर एक प्राणी बनाएंगे, हर टुकड़ा विकसित होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, हर टुकड़ा विकसित होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। एक जीव जिनमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं कहा जाता है? एक लिंग, एक लिंग में एक लिंग नहीं, सॉरी दोस्त, दोनों लिंग बोल दिया है। दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसको क्या कहेंगे? मतलब लैंगिक भी हो अलैंगिक भी हो, उसको क्या कहेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, द्विलिंगी कहेंगे। लैंगिक भी है अलैंगिक जन्म भी है, तो इसको द्विलिंगी हम कहेंगे। दोनों लिंग उपस्थित है, द्विलिंगी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? ऑप्शन ए में दिया आनुवंशिकता पर, पोषण और पाचन पे, केंचुओं की भूमिका पे, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने जो शोध किया है वह केंचुओं की भूमिका पर किया है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। केंचुआ जो होता है श्वसन किसके द्वारा लेता है? त्वचा की सहायता से श्वसन करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए में ए, बी में बी, सी में ए बी, डी में दिया ओ। सबसे रक्त लेने वाला जो समूह है, जो ग्रुप है खून का, वो ए बी ग्रुप होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्राय किन से निर्मित होता है? ऑप्शन ए में शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक, परिमार्जक। तो पोषी स्तर प्राय जो निर्मित होता है ना, उत्पादक से होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता। ठीक है, कौन सा मतलब जरूरी है, कौन सा चीज़ जरूरी है, उसके विशेष स्थल क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन समुद्र, शहर, गांव, वन। तो जैव विविधता के लिए विशिष्ट स्थल वन होता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन क्या है? पहला ऑप्शन दिया कुलह का निर्माण, बी में दिया बड़े बांधों का निर्माण, सी में दिया मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो जल संभर प्रबंधन होता है ना, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया स्कीम है, योजना है। इस योजना के तहत
भौम जल की जो स्थिति है उसको बनाए रखने की हमें प्रबंधन के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इसका जो मेन मस्तक से हमारा मेन काम है कि वह भौम जल स्तर को बनाए रखने के लिए हम जल संभर प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो इसमें सी हमारा सही होगा, मिट्टी और जल दोनों का प्रबंधन करेंगे। भौम जल स्तर का मतलब जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें गिरावट ना हो, ठीक है, उसी के लिए हम इसका प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी किस राज्य में है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल। ठीक है, तो हमारा बी सही होगा। भरतपुर पक्षी बिहार किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में है भरतपुर पक्षी बिहार। ठीक है, इस उद्यान है, अभ्यारण्य है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारी चिड़िया रहती है, विभिन्न प्रजाति की चिड़िया इसमें रहती है। तो कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अच्छा लगा हो तो, ठीक है, और इसे याद कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।